Good morning girls. Welcome to our next semester, यानी कि 6th सेमेस्टर का सेशन अब आपका शुरू हो गया है एंड हम लोग अपने नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो हम अब शुरुआत करते हैं. सो एज यू ऑल नो, और मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि इस सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में हमारा जो ऑप्शन है वो है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान. ठीक है, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में आपका अभी मैं आपको इस लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, इसके इतिहास या हिस्ट्री का संक्षिप्त वर्णन करें. तो वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी एंड डिस्कस इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं. तो जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, व्यवहारिक यानी कि अप्लाइड का मतलब क्या है, जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है यानी जो भी आपने थ्योरीज या सिद्धांतों को लर्न किया है उन सिद्धांतों को एक्चुअल लाइफ में या अपने व्यवहार में अप्लाई करना. ठीक है, जो भी आपके इंटरैक्शंस होते हैं, डे टू डे इंटरैक्शंस होते हैं विभिन्न एरियाज ऑफ लाइफ में, चाहे वो एरियाज जो हैं वो आपके सामाजिक रिलेटेड हैं, चाहे आर्थिक रिलेटेड हैं, या फिर आपके शिक्षा से संबंधित हैं, आपके स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, किसी भी प्रकार के एरिया में जब हम अपने ज्ञान को अप्लाई करते हैं यानी कि उन एरियाज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम साइकोलॉजी के जो सिद्धांतों का या थ्योरीज का जो हम यूज करते हैं उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो ये संक्षिप्त में मीनिंग ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. नाउ वी कम टू द एग्जैक्ट डेफिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड साइकोलॉजी. तो यहाँ पर वेबस्टर्स की एक डेफिनेशन है, वेबस्टर्स डिक्शनरी जो है उसकी डेफिनेशन है जो कि काफ़ी यूज होती है. हालांकि उसमें थोड़ी सी क्रिटिसिज्म या परिसीमा के ऊपर संकेत किया हुआ है, परंतु अगर हम उस परिसीमा को हटा देते हैं तो काफ़ी क्लैरिटी है इस डेफिनेशन में जो कि हमें अप्लाइड साइकोलॉजी या व्यवहारिक मनोविज्ञान के बारे में समझा सकती है. तो व्हाट डज वेबस्टर्स डिक्शनरी से अबाउट व्यवहारिक मनोविज्ञान, यानी कि किसी भी क्षेत्र में समस्याओं को काबू करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करना व्यवहारिक मनोविज्ञान कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है वो है अदर एरियाज या किसी भी क्षेत्र में. ठीक है, तो वहाँ ये हम अदर एरियाज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम विशिष्ट परिस्थितियों में यानी कि जो हमारी मनोवैज्ञानिक जो परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित कोई भी हमें समस्या आती है तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जब हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं. वेरी सिंपल. ठीक है, नाउ वी कम टू अनदर डेफिनेशन. ये स्ट्रैटन और हेज की डेफिनेशन है, इसको भी आप याद कर सकते हैं. यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या है, एक ऐसी संज्ञा है यानी कि जहां पर हम मनोविज्ञान के उन क्षेत्रों में समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि नॉन प्रैक्टिकल यानी कि जो कि आपके नॉन लेबोरेटरी के क्षेत्र हैं, यानी कि आपके जो लेबोरेटरी के बाहर का जो एरियाज होते हैं यानी फील्ड के क्षेत्रों में, और आपके जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस. ठीक है, जो प्रैक्टिकली हम डे टू डे लाइफ में जिन समस्याओं को हम फेस करते हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करना अप्लाइड साइकोलॉजी कहलाता है. वेरी सिंपल. ठीक है, सो इसके अलावा आपकी नफैक रोढन की भी डेफिनेशन है, वो भी आप कर सकते हो. यानी कि दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के लिए मनोवैज्ञानिक शोध और सिद्धांतों का इस्तेमाल करना अप्लाइड साइकोलॉजी कहलाता है. सो ये सारी डेफिनेशंस एक ही चीज के ऊपर संकेत कर रही है कि दिन प्रतिदिन की समस्याएं विशिष्ट एरियाज में जो
समस्याएं हमारे सामने उपलब्ध होती हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम मनोवैज्ञानिक शोध एवं सिद्धांतों का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अप्लाइड साइकोलॉजी। ह्यूगो मंस्टरबर्ग फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी? यू कैन से ह्यूगो मंस्टरबर्ग, ही इज द फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कानून का क्षेत्र है, शिक्षा संबंधित क्षेत्र है, या आपका सामाजिक क्षेत्र होता है, या आपका जो क्लिनिकल सेटिंग है, तो इस प्रकार के विभिन्न एरियाज में किस तरीके से हम मनोवैज्ञानिक शोधों का या मनोवैज्ञानिक थियोरीज का, सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो इसके अलावा बेसिकली साइकोलॉजी क्या है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके प्योर साइंसेस और एक है आपके अप्लाइड साइंसेस। साइकोलॉजी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्योर एंड अप्लाइड स्टडीज। ठीक है, अब ये क्या है, व्हाट इज प्योर, व्हाट इज अप्लाइड, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। रोजन ने हमें कुछ डिफरेंसेस रॉबसन ने कुछ डिफरेंसेस के बारे में हमें बताया है कि प्योर साइंस वर्सेस अप्लाइड साइंस, कैसे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका जो डिफरेंस आता है वो ज्ञान के अर्जन में और समस्या के समाधान से रिलेटेड है। यानी प्योर साइंस में क्या है, हम ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, थ्योरीज को लर्न कर रहे हैं, थ्योरीज को अर्जित कर रहे हैं। अप्लाइड साइंस में क्या है, समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, उन थ्योरीज को, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस ये आ जाता है। उसके अलावा प्योर साइंस में क्या है, कारण ढूंढना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कारण ढूंढना। और अप्लाइड साइंस में क्या है, आपको प्रॉब्लम के पीछे का रीजन नहीं पता, बल्कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अप्लाइड साइंस में क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके इफेक्ट या प्रभाव के बारे में पता लगाना। ठीक है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के डिफरेंसेस हैं। एक है आपका प्योर साइंसेस जो है वो प्योरली लेबोरेटरी स्टडी होता है, यानी लैब में ही हम इसको स्टडी कर सकते हैं, जबकि अप्लाइड साइंस जो है आपके फील्ड स्टडीज होती है ना। मैंने आपको बताया है कि जो आपके जीवन के जो एक्चुअल जो सिचुएशन होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उनको हमने सॉल्व करना है, तो यानी कि ये फील्ड स्टडीज होती हैं। इसके अलावा टाइम कंस्ट्रेंट की अगर बात करें तो लेबोरेटरी में टाइम कंस्ट्रेंट कुछ नहीं होता, जो भी स्टडीज हम लेबोरेटरी में करते हैं दैट इज नॉट टाइम बाउंड। ठीक है, और जबकि फील्ड स्टडीज में जो हम स्टडीज करते हैं या जो भी हम अपने थ्योरीज को वहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम बाउंड होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ही आपने उस स्टडी को करना होता है, तो टाइम कंस्ट्रेंट होता है। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट कंस्ट्रेंट की बात करें, यानी जो लागत होती है, मॉनेटरी जो लागत होती है, तो इसमें आपके जो लेबोरेटरी जो स्टडीज होती हैं उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं कि हमने इस प्रकार के शोध करने हैं और हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार से, कोई एनजीओज होते हैं जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देंगे और आप अपनी उस फील्ड लैब वर्क को करते हो। जबकि फील्ड वर्क के लिए इस प्रकार की कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है, तो इसमें लागत जो है, मॉनेटरी या फाइनेंशियल जो लागत जो है वो काफी ज्यादा आती है। कंसिस्टेंसी इन स्टडी की अगर बात करें तो लैब स्टडीज काफी कंसिस्टेंट होती हैं, बिकॉज एक बार आप कोई भी एक स्टडी शुरू कर लो तो वो आप उसको जब तक खत्म नहीं हो जाती आप उसको उसके ऊपर लगे रहते हो, जबकि फील्ड स्टडीज में या अप्लाइड साइंसेज में इस प्रकार की कंसिस्टेंसी बहुत कम पाई जाती है। वास्तविक अगर उपयोग की बात करें तो शुद्ध विज्ञान में मतलब कि जो वास्तविक प्रयोग किए जाते हैं आमतौर पर ज्यादातर वास्तविक प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अप्लाइड साइंसेज में वास्तविक प्रयोग काफी कम होते हैं। सोशल स्किल्स की अगर बात करें तो जो व्यक्ति
प्योर साइंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, प्योर साइंसेस की स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको किसी भी प्रकार के सामाजिक कौशल की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज दे आर नॉट डीलिंग विद पीपल। जबकि जब हम फील्ड में काम करते हैं, हम अपनी थ्योरीज को फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक्चुअल रियलिस्टिक लोगों से, रियलिस्टिक सिचुएशंस में हम कार्य करते हैं, तो वहाँ पर सामाजिक कौशल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस जो हमें अप्लाइड साइंसेस और प्योर साइंसेस के बीच में देखने को मिलते हैं। अदरवाइज साइकोलॉजी इज पार्ट ऑफ बोथ। साइकोलॉजी में आपके लैब या प्योर साइंसेस के भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, और अप्लाइड साइंसेस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जो हमने थर्ड सेमेस्टर में आपको ध्यान होगा, सोशल साइकोलॉजी का हमने ऑप्शन पढ़ा है। तो सोशल साइकोलॉजी इज अ लिविंग एग्जाम्पल, एक जीता जागता एग्जाम्पल है साइकोलॉजी का, जो कि एक उसकी जो स्वरूप है, नेचर है, वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, बिकॉज सोशल साइकोलॉजी में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि प्योर के अंतर्गत भी आती है, प्योर साइंस में, और अप्लाइड साइंसेस के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी अप्लाइड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी एक या दो डेफिनेशंस आप कर लेना, एंड देन what is the difference between pure science and applied science. Now we come to the next topic, that is history of applied psychology. ठीक है बच्चों, so ये मैंने आपको क्वेश्चन शुरू में ही बता दिया था कि अप्लाइड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, इसके इतिहास का विस्तृत या संक्षिप्त वर्णन करें। So now we come to the history of applied psychology. तो हिस्ट्री ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो मनोविज्ञान का जो विज्ञान का दर्जा जो है मनोविज्ञान को, वो बहुत पहले ही दिया जा चुका है। इवन एज फार बैक एज 18th सेंचुरी में भी कई ऐसे व्यवहारिक मनोविज्ञान हुए जो कि समस्याओं को फील्ड में, एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में समस्याओं का समाधान करते रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उस समय 18वीं शताब्दी में हम इनको व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक के नाम से नहीं जानते थे, बल्कि कई और नामों से इनको पुकारा जाता था, जैसे कि मेंटल हीलर्स हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, जैसे कि ये पंडित हो गए, या आपके स्पिरिचुअलिस्ट हो गए, ठीक है, पामिस्ट हो गए, यानी कि जो हाथ पढ़ रहे हैं, है ना, आपके हाथ दिखाते थे हम लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक नामों से इनको बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, बिकॉज अप्लाइड साइकोलॉजी, मतलब कि अगर हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें तो वो एज अ वर्ड, एज अ जो ये संज्ञा जो है, वो उस समय अस्तित्व में नहीं आई थी। परंतु हम साइकोलॉजी के सिद्धांतों का रियल लाइफ सिचुएशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तब से जरूर करते आ रहे हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में थोड़ा बहुत इसमें चेंज आया, थोड़ा बहुत लोगों ने व्यवहारिक मनोविज्ञान को समझने की, एज अ संज्ञा उसको समझने की कोशिश करी, बट एक्चुअली में इसका जो इतिहास जो है वो आपका 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, परंतु थोड़ा बहुत जो भी जो डेवलपमेंट्स जो हुई हैं 20वीं शताब्दी से पहले, वो हम कर लेंगे। तो इतिहास को हम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 21वीं शताब्दी, जो कि अब चल रही है। ओके, बिकॉज ज्यादातर जो डेवलपमेंट्स जो हुई है अप्लाइड साइकोलॉजी में, वो 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो हमने 20वीं शताब्दी को एक मेजर पार्ट दिया है। 20वीं शताब्दी में इतनी ज्यादा मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं कि हमने इनको डिकेड वाइज बांटा है, यानी पहला डिकेड, दूसरा डिकेड, तीसरा, तो इस प्रकार से 1900 से 1910 को हम पहला डिकेड मानते हैं। तो ये आगे अब मैं आपको डिटेल में करा दूंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ जो इतिहास जो है बिफोर 20th सेंचुरी वो देख लेते हैं। तो मेजर डेवलपमेंट्स मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, तो वो बिकॉज इतना
जो इतना डीप जो इतिहास है वो आपको ना याद रहेगा, ना आप इतना ज़्यादा अपने आंसर शीट्स में लिख पाओगे। ठीक है, तो बिफोर 20th सेंचुरी क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं? सबसे पहले एरिस्टोटल ने और प्लेटो ने एजुकेशन की दुनिया में, शिक्षा जगत में मनोविज्ञान की व्यवहारिकता यानी अप्लाइड साइकोलॉजी का काफी ज्यादा संकेत किया था। यानी शिक्षा के जगत में हम किस तरीके से साइकोलॉजी के सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट का काफी हद तक वैज्ञानिक विवरण जो है पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जोहान ने एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी काफी ज्यादा स्ट्रेस किया था। ठीक है, प्रेयर एक और साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने सोल ऑफ अ चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना करी थी, जिसमें उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के उचित जो प्रोसेसेस हैं उनको काफी हद तक हमें समझाया था, उन तरीकों को हमें समझाया था। यानी कि अगर हम बिफोर 20th सेंचुरी की बात करें तो ज्यादातर वर्क जो है यानी कि रियल लाइफ एप्लीकेशन का कार्य जो है वो शिक्षा के जगत में और चाइल्ड डेवलपमेंट की जगत में हुआ है। किस तरीके से हम बच्चों के पालन पोषण के लिए मनोविज्ञान की सिद्धांतों का या मनोविज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन का एरिया जो हो गया, यहाँ पर काफी हद तक अप्लाइड जो साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा। टीचर्स हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी भी इसी दौरान प्रकाशित हुई थी। जॉन सली ने ये हैंडबुक जो है प्रकाशित करी थी, जिसमें कि अध्यापकों का मार्गदर्शन किया गया था कि किस प्रकार से अध्यापक अपने स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी काफी विस्तृत हैंडबुक है जो पब्लिश हुई थी। इसके अलावा मानसिक परीक्षण टेस्ट भी डेवलप हुए थे। कैटेल द्वारा मानसिक परीक्षण टेस्ट डेवलप किया गया था। थॉर्नडाइक ने मेज लर्निंग, पजल लर्निंग को डेवलप किया था। बिल्लियों के ऊपर उन्होंने काफी बुद्धि परीक्षण करे थे, किस तरीके से हम बिल्लियों की बुद्धि को मापने के लिए मेज और पजल्स को उन्होंने डेवलप करा था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी से पहले भी मनोविज्ञान के जो ज्ञान है या मनोविज्ञान की जो थ्योरीज हैं उनका इस्तेमाल किया गया था विभिन्न एरियाज में, जिसमें कि ज्यादातर एरियाज चाइल्ड डेवलपमेंट के दिखे थे और एजुकेशन की दुनिया के इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी को मेजर करने की एरियाज में ये दिखाई दिया था। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आपका नेक्स्ट जो मेजर जो डेवलपमेंट का जो समय है वो है आपका 20वीं शताब्दी। ठीक है, उसको हम डिकेड वाइज पढ़ेंगे। हर डिकेड में कौन कौन सी मेजर 2 या 3 डेवलपमेंट्स हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो वो आप अपना मार्क करके और उसको आप याद कर लीजिए। ओके, सो सबसे पहले आपका फर्स्ट डिकेड आ जाता है, यानी कि 1900 से लेके 1910 तक का डिकेड जो है काफी उपयोगी डिकेड रहा है। विलियम स्टर्न ने रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी कोर्स के ऊपर यहाँ पर काफी अध्ययन करे हैं। इसके अलावा अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग का आरंभ भी इसी डिकेड में किया था। युंग का जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है वो भी इसी डिकेड में प्रकाशित हुआ था। इस डिकेड को हम स्टॉप वॉच साइंस डिकेड के नाम से जानते हैं। फिर आपका सेकंड डिकेड आ जाता है, यानी कि 1911 से लेकर 1920 तक का ये डिकेड माना गया है। इस डिकेड में इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर काफी जोर दिया गया, यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है, वहां पर हम किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रभाविकता को इंक्रीज कर सकते हैं। ह्यूगो मंस्टरबर्ग ने यहाँ पर काफी कार्य करे थे, किस तरीके से हम राइट मैन इन द राइट जॉब
का इस्तेमाल करके कार्य कुशलता को, वर्क लाइफ में, वर्क एरिया में अपनी कार्य कुशलता को, अपने उत्पादन की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वुडवर्थ ने पर्सनालिटी क्वेश्चनियर का भी प्रतिपादन इसी डिकेड में किया था, यानी कि पर्सनालिटी क्वेश्चनियर के माध्यम से उचित लोगों का चयन करना। बेसिकली इस डिकेड में इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा महत्व दिया गया कि किस तरीके से इंडस्ट्री में हम उचित जॉब के लिए उचित व्यक्ति का चयन करते हैं, तो हम उस जॉब में अपना जो उत्पादनशीलता है या कार्यशीलता कुशलता है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये काम भी इस दौरान ही किया गया था। इसके अलावा इस डिकेड को मॉडर्न टाइम्स का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड डिकेड आ जाता है, यानी 1921 से लेकर 1930 तक का डिकेड है। इसको जेनेटिक स्टडीज डिकेड का नाम दिया जाता है। कंसल्टिंग साइकोलॉजी के ऊपर काफी जोर दिया गया था इस डिकेड में। ग्रुप साइकोथेरेपीज के ऊपर जोर दिया गया, यानी कि इस तरीके से किसी भी समस्या अगर किसी भी व्यक्ति को पर्सनल लाइफ में, सामाजिक, सोशल, क्लिनिकल लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम कैसे उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे वो कंसल्ट कर सकता है साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, या ग्रुप साइकोथेरेपीज के माध्यम से भी वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। तो इस डिकेड को संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का दशक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका चौथा डिकेड आ जाता है जिसको हम पीपल डिकेड कहते हैं, व्यक्ति दशक। बिकॉज यहाँ पर भी स्ट्रेस या प्रतिबल को से किस तरीके से निपटा जाता है उसके ऊपर काफी स्ट्रेस दिया गया। यू कैन से स्ट्रेस को निपटने के ऊपर फोकस किया गया था, तभी इसको हम पीपल डिकेड कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट था? पीपल, व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्रतिबल नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट एक एसोसिएशन है, वो उसकी स्थापना भी इसी डिकेड में करी गई थी। इसके अलावा टीएटी या थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट जो है उसका प्रतिपादन भी इसी डिकेड में हुआ था। ठीक है, इस दशक में हॉथॉर्न स्टडीज का काफी ज्यादा प्रभाव रहा था, यानी किस तरीके से हम अपने कार्य वातावरण को और ज्यादा प्लेजेंट बना सकते हैं, कंड्यूसिव बना सकते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति का अपने कार्य करने में मन लगे। व्यक्ति के ऊपर इम्पोर्टेंस दी, उसके एनवायरनमेंट को कैसे हम और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार की कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके हम अपने वातावरण को कंड्यूसिव बना सकते हैं। देन आपका पांचवा डिकेड आ जाता है जिसको डिजिटल कंप्यूटर डिकेड कहा गया है, यानी कि कंप्यूटर डिकेड भी कह सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन जो है काफी हद तक यहाँ पर इस डिकेड में शुरू हो गई थी। वैज्ञानिक खोजों का इस्तेमाल दुनिया में शांति लाने के लिए किया जाने लगा। बिकॉज इस दशक में विश्व युद्ध जो है, दोनों विश्व युद्ध हो चुके थे, और किस तरीके से हम संपूर्ण विश्व में लोगों के जीवन को बदलने के लिए साइकोलॉजिकल स्टडीज का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर काफी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये काफी एक फेमस इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना भी इसी डिकेड में हुई थी, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक वे में वैज्ञानिक तरीके से इलाज करना काफी हद तक शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका सिक्स्थ डिकेड आ जाता है। इसमें कंप्यूटर के कार्यों में और ज्यादा जोर पकड़ा गया था। काउंसलिंग एंड गाइडेंस के बजाय काउंसलिंग साइकोलॉजी एज सच के ऊपर काफी महत्व दिया गया। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर काफी इंपॉर्टेंट था, यानी कि किस तरीके से मार्केटिंग थ्योरी का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को हैप्पी करना। कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, किस तरीके से हमें
हम उनको खुश कर सकते हैं, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी कि लिविंग द ड्रीम, इस दशक को हम इस नाम से जानते हैं। ओके, देन आपका 7वां दशक आता है, 7th डिकेड 1961 से 1970 तक का डिकेड है। इसको हम डिकेड ऑफ स्ट्रेटजीज का नाम भी देते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी रणनीतियों का हम इस्तेमाल करके व्यक्तियों के कल्याण के लिए, फॉर सोशल वेलफेयर, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यवहारिकता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का होने लगा लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काफी जोर दिया जाने लगा, कई प्रकार के रीइंबर्समेंट प्लान्स अस्तित्व में आए, यानी रीइंबर्समेंट का मतलब है कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने इलाज के लिए जाता है तो सरकार जो है उस इलाज में जो खर्च हुआ है पैसा उसको वापस उसको रीइंबर्स करती है, ठीक है, यानी कि लोगों को किस तरीके से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, लोगों को कैसे हम खुश कर सकते हैं। 8वां डिकेड जो था ये होम कंप्यूटर डिकेड कहलाता था, बिकॉज ये ऐसा समय आया जब घर घर में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे पहले हम सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों में या इंस्टीट्यूशंस में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, अब पर्सनल कंप्यूटर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंप्यूटराइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पब्लिक लॉ लागू कर दिया गया, जिसमें कि बच्चों के लिए एक सर्टेन एज तक के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दी गई, कंपल्सरी एजुकेशन अप टिल द क्लास 12th, ठीक है, ये एक पब्लिक लॉ जो है वो पास करा गया। फिर हेल्थ साइकोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रेस दिया गया इस डिकेड में। आई विटनेस टेस्टिमोनी, आई विटनेस का मतलब है कोर्ट में किस तरीके से जो चश्मदीद गवाह होते हैं उनको भी महत्व काफी दिया जाने लगा, यानी जो फोरेंसिक साइकोलॉजी की शुरुआत भी इसी डिकेड में हुई थी। फिर आपका 9th डिकेड आ जाता है, जिसको हम डिकेड ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता का डिकेड के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल इस चीज का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा, यानी कि इस तरीके से इफेक्टिव एप्लीकेशन के साथ साथ इवैल्यूएशन करना, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्सेज, ओरिएंटेशन कोर्सेज के ऊपर जोर दिया जाने लगा, ताकि जो ऑलरेडी जॉब्स में लोग हैं वो कैसे अपने आप को और ज़्यादा सुधार सकते हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी क्वालिटी के ऊपर जोर देना बहुत आवश्यक था, ठीक है। तो ये वो डिकेड आया, तो यहाँ पर इस प्रकार से इवैल्यूएशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाने लगा। फिर आपका 10th डिकेड आ जाता है, यानी 1991 से लेकर 2000 तक का डिकेड है। इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी डिकेड के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये ऐसा डिकेड था जहाँ पर ज्ञान की विभिन्न जो शाखाएं थी उनकी जो रेखाएं या बीच की जो डिमार्केशन थी वो लचीली हो गई, यानी कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स में, यानी विभिन्न डिसिप्लिन्स के जितने भी शोध हुए हैं, जितनी भी थ्योरीज हुई हैं, उनका हम आपस में इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके ऊपर काफी जोर दिया जाने लगा, ठीक है। तो सोशल प्रोग्राम्स भी काफी ज्यादा इस डिकेड में शुरुआत हुई थी, यानी कि नो हाउ फंक्शन की बजाय प्रोसेस के ऊपर जोर दिया जाने लगा, ठीक है, कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये काम होता है, ओके। तो ये आपके कुछ मेजर डेवलपमेंट्स थी, जो मेजर विकास थे एप्लाइड साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो 20वीं शताब्दी में। फिर हम आ जाते हैं 21वीं शताब्दी, यानी कि ऐसा नहीं है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते विकास खत्म हो गया एप्लाइड साइकोलॉजी में, ऐसा नहीं है, विकास जारी रहा और अब भी विकास चल रहा है। तो थोड़ा सा हम उस पर भी नजर मार लेते हैं कि 21वीं शताब्दी में किस प्रकार के और डेवलपमेंट्स हुए। तो सबसे मेजर डेवलपमेंट आधुनिक युग में क्या हुआ है, फोरेंसिक साइकोलॉजी के ऊपर हुआ है, ठीक है। फोरेंसिक साइकोलॉजी एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कि साइकोलॉजी में इसको मान्यता प्राप्त हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन
काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। इसके अलावा और भी कई नई ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, जैसे ट्रैफिक सेफ्टी हो गया, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी। तो कई प्रकार के डिफरेंट एरियाज मतलब कि ईयरमार्क हुए, उनके ऊपर फोकस हुआ, जिन एरियाज में हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि शुरुआत में जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते थे तो एरियाज ऑफ साइकोलॉजी की अगर बात करें तो मेजर एरियाज जो आते थे आपके, सोशल साइकोलॉजी आ गया, क्लिनिकल आ गया, चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है, या फिर आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हो गया, या एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। परंतु यही आपके कुछ मेजर एरियाज थे। परंतु अब 21वीं शताब्दी में बहुत से ऐसे और नए एरियाज हैं जो कि साइकोलॉजी की स्टडी से जुड़ गए हैं, जो कि अभी मैंने आपको जिनके कुछ एक के नाम लिए हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी, ट्रैफिक सेफ्टी साइकोलॉजी, या आपका इकोनॉमिक साइकोलॉजी, पॉलिटिकल राजनीतिक मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये भी एक बहुत नया डिसिप्लिन है। एनवायरमेंट, बस एनवायरमेंट जो है आपका वातावरण जो है वो आपके बिहेवियर को, वो आपकी पर्सनालिटी को, इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो किस तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट से निपटना है, या एनवायरमेंटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, किस तरीके से हम अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अनिवार्य बन गई है। ठीक है, तो देखने का मतलब ये है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का विकास जो है वो अब तक चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंटली चल रहा है, और मतलब कि चलता ही रहेगा, किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से ये कोई खत्म नहीं होगा। So thank you girls. This finishes with our first topic, that is history of applied psychology.